दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। सब टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, इस चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सेकेंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, थर्ड ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन, फोर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिफ्थ प्लेट टेक्टोनिक्स, सिक्स मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। वर्ल्ड का जो मैप हम देखते हैं जिसमें अलग अलग जो महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उन महासागर और महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन या चेंज होते रहे हैं और आगे भी होने की संभावना है। इसी को व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट जो जोग्राफर्स थे, साइंटिस्ट थे, विद्वान थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। उन्हीं में से एक है अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी: द शेप ऑफ द कोस्टलाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन, द सिमेट्री ऑफ द कोस्टलाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियन। यानी जो अटलांटिक ओशियन की जो दोनों साइड में कोस्ट लाइन है वो समान है आपस में। साउथ अमेरिका और अफ्रीका को आपस में सटाया जा सकता है। इस प्रकार की संभावना प्रस्तुत की सबसे पहले अब्राहम ऑर्टियंस, डच मैप मेकर, हु फर्स्ट प्रपोज सच एज पॉसिबिलिटी एज अर्ली 1596, 1596 में उन्होंने इस प्रकार की संभावना प्रस्तुत की। एंटोनियो पेलेग्रिनी ड्रू ए मैप शोइंग द थ्री कॉन्टिनेंट्स टुगेदर, और एंटोनियो पेलेग्रिनी ने पहली बार तीन महाद्वीपों को, तीन कॉन्टिनेंट को एक साथ में शो किया, दिखाया। इन्हीं सब को देख के अल्फ्रेड वेगनर, ए जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, हु पुट फोर्थ ए कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912, यानी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया। According to Wegener, all the continents formed a single continental mass and mega ocean surrounded the same. वेगनर के अकॉर्डिंग जो भी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट आज हम देखते हैं, महासागर देख रहे हैं, ये सभी कॉन्टिनेंट पहले एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल महाद्वीप के रूप में थे, और इनके चारों ओर जो जलीय क्षेत्र था, वाटर बॉडी थी, उसको उन्होंने पैंथलासा कहा, जबकि इस विशाल कॉन्टिनेंट को उन्होंने क्या कहा? पेंजिया का नाम दिया। He argued that around 200 million years ago, two supercontinent, जिसका नाम उन्होंने पेंजिया दिया, began to split, उसमें प्रवाह होना शुरू हो गया। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल masses एज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, यानी स्टार्टिंग में पेंजिया का दो भागों में विभाजन हुआ। नॉर्दर्न जो पार्ट था उसको लॉरेशिया कहा गया और सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड। Northern and southern components respectively, subsequently Laurasia and Gondwana continued to break into various smaller continents that exist today, और ये प्रक्रिया प्रोसेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहा, जिससे आज के जो कॉन्टिनेंट या महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति हुई। वेगनर के अकॉर्डिंग जो विशाल महाद्वीप था उसका नाम उन्होंने क्या दिया? पेंजिया, और जिस उसके चारों ओर जो ओशियन था, जलीय क्षेत्र था, उसको नाम उन्होंने क्या दिया? पैंथलासा। नॉर्दर्न जो पार्ट था वो लोरेशिया कहलाया और सदर्न पार्ट था वो क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। और बीच में टेथिस सी।
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को इसके माध्यम से भी समझा जा सकता है। 250 मिलियन ईयर्स एगो पेंजिया की स्थिति ये थी। टू 200 मिलियन ईयर्स एगो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग अलग हो गए। 150 मिलियन ईयर्स एगो इस प्रकार की सिचुएशन हुई जहाँ यूरोप और एशिया में थोड़ा गैप आया। 100 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका ये अलग हो गए। 50 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया ये इस साइड में आ गया और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग हुए। और आज की जो स्थिति देखने को मिलती है वो ये है। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के पक्ष में कुछ एविडेंस या सपोर्ट में एविडेंस दिए हैं, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी को सिद्ध करने का प्रयास किया। फर्स्ट, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स जिग्सॉ फिट, यानी जो कॉन्टिनेंट है महाद्वीप हैं उनको इजीली आराम से उसको आपस में सटाया जा सकता है। द शोरलाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव ए रिमार्केबल एंड unmistakable match. It may be noted that a map produced using a computer program to find a best fit of the Atlantic margin was presented by Ballard in 1964. और इस प्रकार का एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा प्रेजेंट किया गया, किसके द्वारा? ब्लाड के द्वारा इन 1964 में इसको शो किया गया कि आराम से इजीली इनको सटाया जा सकता है। इट प्रूव्ड टू बी क्वाइट परफेक्ट। द मैच वाज ट्राइड एट 1000 फैदम लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन। इन प्रेजेंट शोर लाइन से नीचे गहराई पर 1000 फैदम की जो गहराई है वहाँ पर इनको आराम से सटाया जा सकता है। इसको हम इस मैप के माध्यम से आराम से देख सकते हैं इजीली कि किस प्रकार से अफ्रीका और साउथ अमेरिका को आपस में सटाया गया है और किस प्रकार से समावेश हो रहा है। सेकेंड जो एविडेंस है वो है रॉक्स ऑफ सेम एज एक्रॉस द ओशियंस, यानी ओशियंस में जो रॉक्स या चट्टानें पाई गई हैं उनमें भी समानता पाई गई है। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स डेवलप्ड इन द रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, यानी जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जो रॉक फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें उन्होंने समानता या इक्वलिटी पाई है, समानता पाई है। The belt of ancient rocks of 2000 million years from Brazil coast matches with those from Western Africa, यानी वेस्टर्न अफ्रीका और ब्राज़ील की जो कोस्ट है वहाँ पर जिस प्रकार के रॉक्स या चट्टानें पाई जाती हैं उनमें समानता मिली है। द अर्लीस्ट मैरियन डिपोजिट along the coastline of South America and Africa are of the Jurassic age. This suggests that the ocean did not exist prior to that time, यानी इससे ये होता है कि पहले ये अलग अलग नहीं थे, एक ही साथ थे। इसको आराम से हम इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्राज़ील के पास में जो रॉक्स वगैरह हैं, इस साइड में अफ्रीका में जो रॉक्स हैं उनका आपस में समानता इक्वलिटी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है एविडेंस टिलेट। इट इज़ द सेडिमेंट्री रॉक्स formed out of deposits of glacier. The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different landmasses of the southern hemisphere. At the base of system has thick tillate indicating extensive and prolonged glaciations, यानी जो टिलेट के परिणाम पाए गए हैं या ये कहें हम जो अवसादी चट्टानें हैं जो हिमालय निक्षेपण से बनी हैं उनके परिणाम भी अलग अलग कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों में देखने को मिलते हैं। काउंटर पार्ट्स ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में ये सिचुएशन पाई गई है
देखा गया है, समानता मिली है। Overall resemblance of the Gondwana-type sediments clearly demonstrates that these land masses had remarkably similar histories, यानी इनकी जो इतिहास है वो सिमिलर है, समान है। द ग्लेशियल टेलेट प्रोवाइड्स unambiguous evidence of paleoclimates and also of during ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट इसमें हुआ है। इसको आराम से इजली हम इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से हैं, जो सिचुएशन है, कॉन्टिनेंट कहाँ है, जैसे अफ्रीका इस साइड में है और साउथ अमेरिका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, इंडिया इस साइड में। लेकिन इन सब में देखो ये जो अवसादी चट्टानों के जो निक्षेपण पाए गए हैं, हिमानी निक्षेपण, वो सेम मिल रहे हैं। यहाँ देखिए ये निक्षेपण अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेसर डिपॉजिट्स, यानी नेक्स्ट है प्लेसर निक्षेप है। द अक्यूरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ gold, the Ghana coast, and the absolute absence of shore rocks in the region is an amazing fact. The gold-bearing veins are in Brazil, and it is obvious that the gold deposits of the Ghana are divided from the Brazil plateau when two continents lay side by side। यानी घाना में जो प्लेसर डिपॉजिट की जो परिणाम मिले हैं या एविडेंस मिले हैं, वहाँ पर उनकी उत्पत्ति की कोई मतलब एविडेंस वो नहीं है। और उसी प्रकार की जहाँ पर उत्पन्न होने चाहिए वो कहाँ पाए गए हैं, साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील प्लेटू में। एविडेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेसर डिपॉजिट्स, ये गोंडवाना लैंड है इस साइड में, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, घाना साइड में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों का वितरण। व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल अडेप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और इन फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेराइन बैरियर्स, दोनों साइड में इस प्रकार की प्रमाण दिखाई दिए गए हैं। रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन, द ऑब्जर्वेशन दैट लेम्यूर्स अकर इन इंडिया, मेडागास्कर, Africa led some to consider a contiguous landmass Lemuria, linking these three landmasses, यानी इन तीनों में वो पाए जाते हैं लैंडमास, स्वीकार किया गया है। Mesozoic was a small reptiles adapted to shallow brackish water. The skeletons of these are found only two localities, the Southern Cape provinces of South Africa and Aravar Formation of Brazil. The two localities are presently 4,800 km apart with the ocean in between them. अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 4,008 किलोमीटर है, फिर भी ये किस प्रकार से पाया गया है। इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, उनका यहाँ पर देखो अफ्रीका के इस पार्ट में पाए जाते हैं और ये यहाँ पर साउथ अमेरिका में भी। इसका मतलब है कि दोनों जो लैंड हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, वेगनर सजेस्टेड दैट द मोमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वाज काज्ड बाय। वेगनर का मानना था कि किस बलों, कोई ना कोई बल जो काम कर रहा था, जिसके कारण से इस महान जो विशाल जो भूखंड था उसमें संचलन हो रहा था, हलचल हो रही थी। उसके उन्होंने दो कारण बताए, पोल फ्लिंग फोर्सेज और सेकंड बताया उन्होंने टाइडल फोर्सेज, यानी पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारी बल। द पोलर
द पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ से संबंधित है फर्स्ट वाला पोलर या ध्रुवीय फ्लिंग बल। और द टाइडल फोर्स रिलेटेड टू अट्रैक्शन द मून एंड सन, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण से होता है। दैट डेवलप टाइड्स इन ओशियनिक वाटर, वेगनर बिलीव्ड दैट दीज फोर्स वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मैनी मिलियंस ईयर्स, और ये बल कई वर्षों तक प्रभावी रहे, लेकिन कई विद्वानों ने इसके बारे में कहा कि इस प्रकार का बल प्रभावशाली नहीं हो सकता जिसकी उन्होंने कल्पना की है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स 1930 में 1930 में डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन, यानी मेंटल पोर्शन है उसमें कन्वेंशनल करंट से ऑपरेट होती है, संचालित होती है, चलती हैं। दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन, और जिसके कारण से तापीय जो भिन्नता है मेंटल में वो उत्पन्न होती है। होम्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट ए सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इश्यू ऑफ फोर्स on the basis of which contemporary scientists discarded the continental drift theory, और यह उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। थैंक यू, धन्यवाद।